वेलकम टू इजी केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आज हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है ये देखने वाले। सबसे पहले मैं आपकी ऑस्मोसिस की जो कंसेप्ट है क्लियर करना चाहता हूँ। आप ये स्क्रीन पर देखिए, एक बड़ा सा कंटेनर है। आप जो फर्स्ट डायग्राम है ऊपर वाली, इसको देखिए। यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर है और इस बड़े कंटेनर में ठीक बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फिक्स किया गया है। ये जो येलो कलर का बीच में नज़र आ रहा है ये एसपीएम है। तो इसके लेफ्ट साइड में कंपार्टमेंट ए है और राइट साइड में कंपार्टमेंट बी है। कंपार्टमेंट ए में आपने वाटर लिया है और कंपार्टमेंट बी में आपने शक्कर का सॉल्यूशन, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया है और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार इतना है। ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब यहाँ पर वाटर और सुक्रोज सॉल्यूशन, इन दोनों में से फ्लो किधर से किधर होगा? वाटर के मॉलिक्यूल सुक्रोज के सॉल्यूशन में एंटर होंगे, क्या सुक्रोज सॉल्यूशन में का सॉल्वेंट ये वाटर में एंटर होगा? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये कहती है ना। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ये सुक्रोज के सॉल्यूशन में जाएंगे, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर वाटर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सुक्रोज सॉल्यूशन में एंटर हो रहा है और इसी फ्लो को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोसिस। ओके। तो अब ऑस्मोसिस की वजह से ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया। तो आप नीचे वाली फिगर को देखिए, इसको देखिए। यहाँ पर कंपार्टमेंट ए में वाटर का वॉल्यूम कम हो गया है और सुक्रोज के सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके। और एक चेंज आपको नज़र आ रहा है कि सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस से पहले 0.1 मोलार था और ऑस्मोसिस होने के बाद वो कितना हो गया? 0.05 मोलार। यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया या कम हो गया? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो बच्चों, ऑस्मोसिस की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए। पहला जो चेंज आया है ऑस्मोसिस की वजह से कि सुक्रोज सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरा चेंज क्या आया है कि पानी का वॉल्यूम कम हो गया। और तीसरा चेंज क्या आया है कि सुक्रोज सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ये हो रहा है। ठीक है। चलिए अगली अब कंसेप्ट हम देखते हैं। अब आप इस ऊपर वाली फिगर को देखिए। यहाँ पर कंपार्टमेंट ए में यूरिया का सॉल्यूशन रखा हुआ है और कंपार्टमेंट बी में क्या रखा हुआ है? सुक्रोज का सॉल्यूशन। आप दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर ध्यान दीजिए। यूरिया का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलार है और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है। बच्चों आप बताओ, इसमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आपको कम नजर आ रहा है? 0.05 कम है क्या 0.1 कम है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 0.05 ये कम है कॉन्सेंट्रेशन और 0.1 ये ज्यादा है। तो ये दोनों में से आप किसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे? यूरिया को बोलेंगे कि सुक्रोज को बोलेंगे? यूरिया की सॉल्यूशन को। क्यों बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज के मुकाबले में कम है। और सुक्रोज को आप क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन यूरिया के मुकाबले में ज्यादा है। ओके। तो यहाँ पर यूरिया का सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और सुक्रोज का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर होगा? यूरिया से सुक्रोज की तरफ होगा क्या सुक्रोज से यूरिया की तरफ होगा? बोलिए कैसा होना चाहिए? सुक्रोज से यूरिया की तरफ होना चाहिए क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा कहती है। तो फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर होगा? यूरिया से सुक्रोज की तरफ होगा, इस तरह से।
सही है। तो यहां पर इस तरह से सॉल्वेंट का फ्लो होगा। ओके, तो यहां पर बच्चों यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम था, इसलिए हमने उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा। बच्चों अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सोचना है कि यूरिया और सुक्रोज इन दोनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। किसका कम है? यूरिया का कम है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ऐसा क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू किस पर डिपेंड है? उस सॉल्यूशन में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है। जब यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरिया के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, इसलिए यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू यूरिया ज्यादा है, इसलिए सुक्रोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमको यूरिया ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? सुनिए ध्यान से कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में बोलूंगा आपको, सुनिए। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग lower osmotic pressure than other solution is called as hypotonic solution। फिर से एक बार सुनिए। the solution having lower osmotic pressure than other solution is called as hypotonic solution। हाइपो का मतलब होता है लो और हाइपर का मतलब होता है हाई। तो हाइपो का क्या मीनिंग हुआ? लो। ठीक है, तो अब बच्चों आप मुझे बताइए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये कैसा सॉल्यूशन होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है? कैसा होता है? उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है कि ज्यादा होता है? हम यूरिया की बात कर रहे हैं ना। यूरिया ये सॉल्यूशन आपको सुक्रोज के कंपैरिजन में कैसा नजर आ रहा है? डाइल्यूट नजर आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नजर आ रहा है? डाइल्यूट नजर आ रहा है ना। तो इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ओके, चलिए अब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, फिर से आप इसी एग्जाम्पल को देखिए। यहां पर तो सुक्रोज सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ओके, द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। The solution having higher osmotic pressure than other solution is called as hypertonic solution। Hypertonic solution ये हमेशा concentrated solution होता है। Hypertonic solution is always concentrated solution, यानी कि उसका concentration ज्यादा होता है। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बच्चों ये आप नीचे वाली फिगर देखिए, इसको देखिए। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट ए में यूरिया नजर आ रहा है और कंपार्टमेंट बी में सुक्रोज नजर आ रहा है। यूरिया सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है और सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलार है। तो देखो बच्चों यहाँ पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा नहीं कह सकते हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा क्या बी से ए की तरफ होगा? क्या किधर भी नहीं होगा?
मेरा सवाल यह है कि सॉल्वेंट कैसा जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा क्या बी से ए की तरफ जाएगा? कौन सा सही है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, इसलिए यहाँ पर ए से बी की तरफ भी फ्लो नहीं होगा और बी से ए की तरफ भी फ्लो नहीं होगा। यानी यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन किधर भी नहीं जाएगा, लेफ्ट वाला सॉल्यूशन राइट में नहीं जाएगा, राइट वाला सॉल्यूशन लेफ्ट में नहीं आएगा। ओके, तो देयर विल बी नो फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो ऑस्मोसिस, यहाँ पर ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या करेंगे बच्चों हम? टू और मोर सॉल्यूशन, ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? सेम होता है। ओके, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच क्या रिलेशन है ये देखने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी स्टडी हम जो है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। जिस सॉल्यूशन की हम स्टडी करेंगे वो सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए? बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन रहना चाहिए। बच्चों हमको पता है कि हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है, आपको याद हो रहा होगा हमने 11th में पढ़ा था, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इसको बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर P की जगह पर पाई रखेंगे, V एज इट इज और nRT एज इट इज। तो यहाँ पर क्या हो गया? पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो P और पाई ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर n का मतलब क्या होगा? व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स। किसके हम कंसीडर करेंगे? सॉल्यूट के कंसीडर करेंगे कि सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल आपको पता है N2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई V इज इक्वल टू N2RT। ओके, इस तरह से लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है? N2RT अपॉन V। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर N2 अपॉन V, N2 अपॉन V क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी, जिसका सिंबल है M। इसलिए हम ऊपर की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू mRT। ओके, तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर T कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमको मिला, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच रिलेशन बता रहा है। यहाँ पर R ये कांस्टेंट है, और R की वैल्यू कितनी है? देखिए 0.08206 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो फिर वेरिएबल वैल्यू कौन सी है? पाई चेंज होने वाली वैल्यू है और m चेंज होने वाली वैल्यू है, R और T कांस्टेंट है। तो जैसे मोलैरिटी चेंज होगी वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। तो इस इक्वेशन से क्या साबित हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये मोलैरिटी पर डिपेंड है। मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ अब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा सिंबल लिया था? स्मॉल m लिया था, और स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी। लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल m के बजाय कैपिटल M लिया है, यानी कि मोलैरिटी लिया है। तो ऐसा क्यों? इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा,
Why molarity instead of molality is considered for calculation of osmotic pressure? तो इसका रीजन बहुत इजी है कि पहला पॉइंट तो यह है कि मोलैरिटी जो कि कैपिटल M, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड होती है? टेम्परेचर पर। तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैलिटी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन हमको मालूम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम मेजर करेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेजर करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसीलिए हमें ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जरूरत है जो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते वक्त मोलैरिटी को कंसीडर किया गया है, क्योंकि मोलैरिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है और मोलैलिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम मोलार मास कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करके। मोलार मास किसका कैलकुलेट करना है हमको? सॉल्यूट का। तो हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, अभी हमने डिराइव किया है, पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। ओके, तो इसमें R और T ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V RT। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या नहीं लिख सकते? ऐसा लिख सकते हैं। ये R और T क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। लेकिन अब N2 कैसे कैलकुलेट करते हैं हमको मालूम है। N2 इज इक्वल टू क्या रहता बोलो? W2 अपॉन M2। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा है। W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुटअप कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? पाई इज इक्वल टू N2 की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय VRT। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो V का इन्वर्स हो जाएगा। अभी V अपॉन 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन V हो जाएगा RT। ओके, तो हमको यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 VRT। अब पाई और M2 ये दोनों के वैल्यूज आप एक्सचेंज कर सकते हो। कैसे एक्सचेंज करेंगे? यहाँ पर M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 की जगह पे पाई लिख सकते हैं, पाई VRT। ओके, तो ये इक्वेशन हमको मिल गया है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।